हेलो स्टूडेंट, आप सभी का ऑनलाइन की बीआरएम की इन ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। बीआरएम स्कूल के द्वारा नियमित रूप से ऑनलाइन क्लासें हैं वो चल रही है। आज हम लोग क्लास 12th जीव विज्ञान के अंदर जो अपने आगे की क्लासें चल रही है उसके हिसाब से आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ कि अपने सेकंड चैप्टर चल रहा है बायोलॉजी के अंदर, 12वीं क्लास की बायोलॉजी के अंदर अपने सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद संरचना और विकास। इस चैप्टर का ये तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, इस चैप्टर का ये कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट पढ़े जिनके अंदर पहले पार्ट के अंदर हमने ये पढ़ा कि परागकोश है वो क्या होते हैं, उसके पश्चात हमने पढ़ा कि परागकोश का परिवर्धन क्या होता है। आज अपने टॉपिक है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन आज का अपना टॉपिक रहेगा। लघु बीजाणु जनन क्या होता है, किस प्रकार से इसकी संरचना बनती है, किस प्रकार से ये कार्य करता है। तो ये कंप्लीट प्रक्रिया या मैं ये बोलूं कि कंप्लीट टॉपिक है वो किसके अंदर रहेंगे? लघु बीजाणु जनन है उसके अंदर शामिल होंगे। इसके अंदर देखो लघु बीजाणु जनन है, उससे पहले हमें लघु बीजाणु कोशिका के बारे में हमने जो पहले वाला टॉपिक था उसके अंदर पढ़ा था कि लघु बीजाणु जनन कोशिका। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? देखो पहले वो समझना, बीजाणु जनन कोशिका। इससे पहले का टॉपिक था वो अपना था बीजाणु जनन कोशिका, कि भाई बीजाणु जनन कोशिका क्या होती है। तो बीजाणु जनन कोशिका क्या होती है कि परागकोश में, परागकोश भित्ति में कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बीजाणु जनन कोशिका बोलते हैं। मतलब परागकोश भित्ति के अंदर क्या पाया जाता है? कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, उसको तो हम क्या बोलते हैं? बीजाणु जनन कोशिका बोलते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा लघु बीजाणु जनन। इससे पहले अपने क्या हुआ था? बीजाणु जनन कोशिका हुआ था। आज का अपना टॉपिक रहेगा लघु बीजाणु जनन। तो ये क्या होता है? एक कोशिका में 4 अगुणित लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन। देखो, एक कोशिका में 4 अगुणित, देखो एक तो होता है द्विगुणित और एक होता है अगुणित। ये मैंने पहले चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था उसके अंदर मैंने बताया था। तो 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया, 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। देखो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। लघु बीजाणु जनन की परिभाषा क्या हुई कि एक कोशिका में 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। देखो एक तो होता है अगुणित और एक होता है द्विगुणित। ये मैंने बताया था, अगुणित होता है उसको तो हम क्या बोलते हैं? एन से बोलते हैं। और द्विगुणित है उसको हम किससे लिखते हैं? 2n से। मतलब ये अगुणित 2n क्या करेंगे? आपस में मिलेंगे। क्या होगा कि 2n कोशिकाएं हैं, ये दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण कर देगी? 2n का निर्माण कर देगी। तो किसका निर्माण हो जाएगा? द्विगुणित का निर्माण हो जाएगा। तो लघु बीजाणु जनन होता क्या है कि एक कोशिका में 4 अगुणित लघु बीजाणु के निर्माण, मतलब कोशिका एक ही होती है और उस एक कोशिका के अंदर ही 4 लघु बीजाणु बन जाते हैं। ठीक है, कैसे बनेंगे अब इसकी हम संरचना बना के पढ़ेंगे। तो एक कोशिका है उसके अंदर यदि 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन। तो सबसे पहले अपने को क्या करनी है? इसकी परिभाषा लिखनी है कि लघु बीजाणु जनन है वो होता क्या है। ठीक है, अब देखो इसकी में पाए जाने वाले चतुष्क कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। इसमें
पाए जाने वाले चतुष्क 5 प्रकार के होते हैं। देखो जो लघु बीजाणु जनन है उसके अंदर चतुष्क क्या होता है, देखो 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है। तो ये 4 अगुणित कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, एक चतुष्क का निर्माण करती है। ठीक है, 4 अगुणित कोशिकाएं होती है, ये चारों अगुणित कोशिकाएं मिलकर क्या करेगी, एक चतुष्क का निर्माण करेगी। तो जो इसके अंदर ये चतुष्क पाया जाता है, ये चतुष्क कितने प्रकार का बनता है, 5 प्रकार का बनता है। मतलब 5 प्रकार के क्या होते हैं, चतुष्क बनते हैं। इसके अंदर देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहला, ठीक है, कि सबसे पहला कौन सा होता है, तो सबसे पहला है चतुष्फलकीय। सबसे पहला कौन सा है, चतुष्फलकीय। तो चतुष्फलकीय किस प्रकार का होता है, देखो ध्यान से समझना कि इसमें जो चतुष्क बनते हैं, ये ध्यान रखना, ये चतुष्क कैसे बनेगा कि चतुष्फलकीय होगा, उसके अंदर देखो इस प्रकार की संरचना बनेगी। क्या बनेगा, ये संरचना बन गई। ठीक है, अब देखो इस संरचना में जो चतुष्क बनता है 1 2 3, और जो चौथा बनेगा वो क्या बनेगा, इसके पीछे बनेगा। ठीक है, चौथा बनेगा वो किधर बनेगा, इसके पीछे बनेगा। और ये प्रक्रिया अधिकांश, जैसे यदि आपको पूछे उदाहरण, तो अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। देखो कैसे, दोबारा देखना एक बार कि लघु बीजाणु जनन होता क्या है। कि एक कोशिका, जैसे मान लो कि ये एक कोशिका हो गई, ठीक है, इसमें 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को, इसमें 4 अगुणित कौन सी हुई, 4 अगुणित 1 2 3 और एक इसके पीछे होगा। ठीक है, 1 2 3 और एक क्या बनेगा, इसके पीछे बनेगा। ठीक है, तो ये मिलकर क्या हो गए, 3 और 1 पीछे 4 हो गए। तो 4 लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया, ये चारों बन गए। तो इस चारों के बनने की प्रक्रिया को तो हम क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें पाए जाने वाले चतुष्क 5 प्रकार के, मतलब चतुष्फलकीय पहला हो गया। इसी प्रकार दूसरा होगा समद्विपार्श्विक, ठीक है, क्रोशित, टी आकार और रेखित। ठीक है, चतुष्फलकीय लघु बीजाणु जनन, इसके अंदर आगे ये पूरा लिखो अपने कि चतुष्फलकीय लघु बीजाणु जनन। ठीक है, कि चतुष्फलकीय लघु बीजाणु जनन है वो क्या होता है। तो चतुष्फलकीय लघु बीजाणु जनन के अंदर आपको क्या लिखना है, हेडिंग लगा ली, चतुष्फलकीय लघु बीजाणु जनन। इसमें अपने को लिखना है कि इस बीजाणु जनन में 3 भाग तो सामने की तरफ दिखाई देते हैं और चौथा भाग उसके पीछे बनता है। 3 तो सामने बनते हैं और चौथा इसके पीछे बनता है। इस प्रकार के चतुष्क अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला भाग। अब देखो दूसरा है ये लिख लेना, देखो नंबर 2 समद्विपार्श्विक। कौन सा होगा, समद्विपार्श्विक लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। देखो पहला कौन सा हुआ था, पहला हमने पढ़ लिया कौन सा, चतुष्फलकीय लघु बीजाणु जनन। ठीक है, पहला कौन सा हो गया, चतुष्फलकीय लघु बीजाणु जनन। हुआ कैसे था कि देखो इसके अंदर हमने इस प्रकार की संरचना बनाई थी। तो ये बना था, ये बन गया और ये बन गया, एक यहां पे एक यहां पे, एक 3 तो सामने हो गए, एक क्या हो गया, पीछे हो गया। तो और इसका उदाहरण क्या था कि अधिकांश
द्विबीजपत्री पादप। तो अधिकांश द्विबीजपत्री पादप थे, उसके अंदर यह प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है, तो यह तो हो गया अपना पहला। अब दूसरा है समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक देखो किस प्रकार से बनता है, बिल्कुल सरल सा है। देखो इसके अंदर जो चतुष्क बनते हैं, ये सब चतुष्क, चारों चतुष्क कहां बनते हैं? सामने की ओर बनते हैं। चारों चतुष्क है वो किस प्रकार बनेंगे? सामने की ओर बनेंगे। देखो एक ये बन गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसके अंदर जो चारों चतुष्क बनते हैं वो क्या बनते हैं? सामने की ओर बनते हैं। और ये प्रक्रिया किसके अंदर होती है? अधिकांश एक बीजपत्री पादपों में। ठीक है, तो अब देखो अपने को हेडिंग क्या लगाना है? समद्विपार्श्विक लघु बीजाणु जनन। मतलब चारों क्या होते हैं? सम्मान। समद्विपार्श्विक मतलब सम्मान बनते हैं। ठीक है, इसके अंदर चारों चतुष्क सामने की तरफ बनते हैं, चारों भाग सामने दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये प्रक्रिया अधिकांशतः एक बीजपत्री पादप है उनके अंदर पाई जाती है। ये लिख दिया। उसके बाद में आपको क्या बनाना है? उसका चित्र बनाना है। ठीक है, पहले तो ये प्रक्रिया लिखनी है, उसके आगे क्या करना है? अपने को उसका चित्र बनाना है। अब रहेगा अपने नंबर 3 जो रहेगा क्रोशित। क्रोशित लघु बीजाणु जनन। देखो क्रोशित लघु बीजाणु जनन है वो किस प्रकार से, जैसे हम क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं ना, तो इस प्रकार से, जैसे ये क्रॉस हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर देखो एक भाग ये बन गया। ठीक है, दूसरा भाग ये बन गया और तीसरा भाग बनता है वो यहां पे बन जाता है पूरा बड़ा। ठीक है, और एक क्या बन जाता है? इसके पीछे बन जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? देखो एक ये बन गया, एक ये बन गया, तीसरा भाग ये बन गया और लास्ट का भाग है वो क्या बनता है? इसके बिल्कुल पीछे बनता है। ये प्रक्रिया किसके अंदर होती है? मैग्नोलिया। उदाहरण मैग्नोलिया पादप होते हैं, उसके अंदर यह प्रक्रिया होती है। मैग्नोलिया उसके अंदर क्या होती है? यह प्रक्रिया होती है। तो क्रोशित लघु बीजाणु जनन, इसके अंदर एक क्रॉस के रूप में संरचना का निर्माण होता है जिसमें 3 भाग सामने की तरफ दिखाई देते हैं और चौथा भाग उसके पीछे बनता है। चौथा भाग इसके पीछे की तरफ दिखाई देता है। यह प्रक्रिया मैग्नोलिया जो पादप होते हैं उसके अंदर, कंप्लीट पादप हैं उनके अंदर यह प्रक्रियाएं होती है। तो यह तो हो गया अपना तीसरा पार्ट। इसके अंदर इसी प्रकार से आप लोगों को नोट भी लिख करना है, कॉपी के अंदर लिखना भी है। ठीक है, अब है भाग नंबर 4 कि चौथा भाग है वो कौन सा बनेगा? तो चौथा भाग अपना बनता है टी आकार के लघु बीजाणु जनन। देखो चौथा भाग अपना कौन सा बन गया? टी आकार के लघु बीजाणु जनन। किस प्रकार से बनता है? देखो ये प्रक्रिया है, जैसे ये बन गया। ठीक है, बन गया। तो इसके अंदर देखो एक तो ये बन गया, उल्टा टी बनेगा इसमें, है ना, ये उल्टा टी है। दूसरा कहाँ बन गया? ये बन गया, 2 बन गए। अब देखो तीसरा बनेगा ना, वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो ये तीसरा बन गया और ये क्या बन गया? चौथा बन गया। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक उल्टा टी बनता है। इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं? टी आकार के लघु बीजाणु जनन। यह प्रक्रिया किसके अंदर होती है? एरिस्टोलेकिया। उदाहरण किसके अंदर होती है? एरिस्टोलेकिया में। तो आप देखो ये तो हो गए 4। ठीक है, अब है 5वां, जो एक बार आप इनको देख दो, इनको मैं मिटा के अगला 5वां बताता हूं। ये 4 वापस दोबारा देख लेना कि देखो इनकी संरचना किस प्रकार से अलग अलग बनती है। सबकी संरचना अलग बनती है। इसी कारण से जो लघु बीजाणु जनन कोशिका है उसके अंदर जो चतुष्क बनते हैं उसको कितने भागों में बांटा है? 5। मतलब 5 प्रकार से ये चतुष्क बन सकते हैं। या हम ये कहें
कि जो इन चतुष्कों की संरचना बनती है, ठीक है, इन चतुष्कों की जो संरचना बनती है वो संरचना 5 प्रकार से बन सकती है, या कहें कि 5 हिसाब से ये संरचनाएं है वो बन सकती है, ठीक है। किसकी संरचना बनती है? लघु बीजाणु जनन कोशिका है, उसकी संरचना वो 5 प्रकार से बन सकती है। 5 भाग है, हम लोगों ने देख लिए कि चतुष्फलकीय लघु बीजाणु जनन क्या होता है, ठीक है। उसके पश्चात समद्विपार्श्विक लघु बीजाणु जनन है वो क्या होता है, और क्रोशित लघु बीजाणु जनन क्या होता है, टी आकार का लघु बीजाणु जनन है वो क्या होता है, और एक अंतिम बचता है वो मैं इसके आगे बताऊंगा। पहले ये चारों आप लोग नोट कर लेना। देखो इसके अंदर 3 तो सामने की तरफ बन जाती है संरचना, एक संरचना कहाँ बनती है, इसके पीछे बन जाती है, ठीक है। 3 संरचना तो कहाँ बन जाती है, बिल्कुल सामने बन जाती है, और जो एक संरचना बचती है वो संरचना कहाँ बन जाती है, इसके पीछे बन जाती है, ठीक है। उसके पश्चात देखो दूसरा समद्विपार्श्विक लघु बीजाणु जनन है। इसके अंदर क्या होता है कि 4 संरचना सामने की तरफ बन जाती है। समद्विपार्श्विक लघु बीजाणु जनन में क्या होता है कि 4 संरचनाएं तो क्या बनती है, सामने की तरफ बन जाती है, और एक बनती है वो कहाँ बनती है, इसके पीछे बन जाती है, ठीक है। उसके पश्चात है क्रोशित। क्रॉस के अंदर क्या होता है, देखो एक क्रॉस के समान संरचना कि 2 और एक ये 3 सामने बनेगा, और चौथा कहाँ बन जाएगा, इसके पीछे बन जाएगा, और टी आकार में चारों क्या बनेंगे, सामने बनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि इनके उदाहरण है वो आप लोग याद रखो। प्रश्न ये बनता है कि चतुष्फलकीय लघु बीजाणु जनन किस में होता है, तो अधिकांशतः द्विबीजपत्री पादप है उसके अंदर होता है, ठीक है। चतुष्फलकीय लघु बीजाणु जनन किसके अंदर होता है, तो अधिकांशतः द्विबीजपत्री पादप है उनके अंदर होता है। समद्विपार्श्विक लघु बीजाणु जनन किसके अंदर होता है, तो अधिकांशतः एक बीजपत्री पादप होते हैं उनके अंदर होता है, ठीक है। समद्विपार्श्विक लघु बीजाणु जनन किस में होता है, अधिकांशतः एक बीजपत्री पादप है उनके अंदर होता है। और क्रोशित लघु बीजाणु जनन किसके अंदर होता है, मैग्नोलिया। क्रोशित लघु बीजाणु जनन किसके अंदर होता है, मैग्नोलिया है उसके अंदर होता है। और टी आकार के लघु बीजाणु जनन किसके अंदर होता है, एरिस्टोलेकिया के अंदर टी आकार के लघु बीजाणु जनन होता है। अब देखो अंतिम 5वां है, अंतिम 5वां है, देखो 5वां रेखिक लघु बीजाणु जनन। 5वां कौन सा है, रेखिक लघु बीजाणु जनन, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल सरल है। रेखिक लघु बीजाणु जनन कैसे बनता है कि देखो इस प्रकार से ये संरचनाएं बन जाती है, ठीक है। एक 2 3, 1 2 3, ये चौथा, और ये बन जाता है 5वां, ठीक है। मतलब एक अलग अलग रेखाओं के अंदर कैसे, जैसे एक तो बन गया ये, ठीक है, दूसरा बन गया ये, तीसरा बन गया ये, चौथा बन गया ये, और 5वां बन गया ये। तो ये क्या बनता है, अलग अलग रेखाओं में बन जाता है, ठीक है। अलग अलग, जैसे पहला बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, चौथा बन गया, और ये 5वां बन गया। तो ये क्या हुआ, अलग अलग रेखाओं में बन गया, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, रेखिक लघु बीजाणु जनन कोशिका। ये किस में होता है, हेलोफिलिया, हेलोफिला उदाहरण है वो किस में होता है, हेलोफिला में। तो इसके अंदर अपने को लिखना कैसे है कि 5 नंबर अपने को एडिंग लगानी है कि रेखिक लघु बीजाणु जनन। 5 नंबर अपने को एडिंग क्या लगानी है, रेखिक लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया में जो चतुष्क बनते हैं, सभी चतुष्क सामने की तरफ बनते हैं, और सभी चतुष्क एक रेखा के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे ये एक रेखा बन रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या बनते हैं, सभी चतुष्क है वो एक रेखा के रूप में दिखाई देते हैं। इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, रेखिक लघु बीजाणु जनन कोशिका बोलते हैं। और ये प्रक्रियाएं हेलोफिला पादप हैं उनके अंदर होती है। ये चतुष्क
किसके अंदर इस प्रकार के चतुष्क किसके अंदर दिखाई देते हैं, हेलोफिला पादप है उसके अंदर दिखाई देते हैं। तो अब देखो अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ये तो अपना हो गया लघु बीजाणु जनन कोशिका। अभी तक अपना जितना भी टॉपिक था उसके अंदर क्या हमने पढ़ा कि परागकोश है वो किस प्रकार से बन रहे हैं। अभी तक जितने भी अपने टॉपिक आए उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि परागकोश किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है, परागकोशों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो ये थे अभी तक के अपने टॉपिक। अब है पराग कणों का निर्माण। पराग कणों का निर्माण, तो देखो आप लोगों को पता है कि पराग कण है उसका निर्माण कहां पे होगा, परागकोश के अंदर होगा, ठीक है। पराग कण है, पराग कणों का निर्माण कहां पे होता है, तो पराग कणों का निर्माण ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पराग कणों का निर्माण परागकोश के अंदर होता है। तो देखो परागकोश है वो किसका भाग होता है, पोमंग का। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केवल नर युग्मकोद्भिद। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नर युग्मकोद्भिद। तो देखो पराग कणों का निर्माण है वो कहां पे होता है, परागकोश के अंदर। क्या होता है कि लघु बीजाणु के मध्य केलोज की एक भित्ति उपस्थित होती है। पहले ये लिख लेना कि लघु बीजाणु के मध्य केलोज की एक भित्ति उपस्थित होती है। देखो जो केलोज बनते हैं उनकी क्या पाई जाती है, एक भित्ति पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है, लघु बीजाणुओं के मध्य पाई जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, जिसे केलेज नामक एंजाइम इस भित्ति को क्या करता है, जिसे केलेज नामक एंजाइम विघटित करता है। यह एंजाइम क्या करता है, इसको विघटित तोड़ने का कार्य करता है, जिससे क्या होता है, किसका निर्माण होता है, जिससे पराग कणों का निर्माण होता है। देखो ध्यान से समझना कि पराग कणों का निर्माण यदि 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों को, इसके अंदर 2 प्रश्न बनते हैं, ठीक है। 2 प्रश्न क्या बनते हैं, जैसे एक प्रश्न, पहला प्रश्न ये बनता है इसके अंदर कि पराग कणों का निर्माण कहां होता है, कहां होता है। पहला प्रश्न इसके अंदर क्या बनता है कि पराग कणों का निर्माण है वो कहां होता है। उसके पश्चात दूसरा प्रश्न इसके अंदर यह बनता है कि पराग कणों का निर्माण कैसे होता है, कैसे होता है। देखो ध्यान से देखना, पहला प्रश्न यह बनता है कि पराग कणों का निर्माण कहां होता है, दूसरा प्रश्न बनता है कि पराग कणों का निर्माण कैसे होता है। तो यदि पहला प्रश्न आपको पूछा जाता है कि पराग कणों का निर्माण कहां होता है, तो सीधा सा इसका जवाब क्या होगा, परागकोश में। क्या होगा, परागकोश में, ठीक है। यदि आपसे यह पूछा जाता है कि पराग कणों का निर्माण कहां होता है, तो पराग कणों का निर्माण कहां होगा, परागकोश में होगा, ठीक है। पराग कणों का निर्माण कहां पे होगा, तो पराग कणों का निर्माण कहां होगा, परागकोश में होगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि पराग कणों का निर्माण कैसे होता है, तो यहां से लेके ये लिखना है आपको कैसे होता है। देखो लघु बीजाणुओं के मध्य केलोज की एक भित्ति पाई जाती है। किसकी भित्ति पाई जाती है, केलोज की। किन के मध्य, लघु बीजाणुओं के मध्य, ठीक है। क्या पाया जाता है, केलोज की भित्ति पाई जाती है, जिसे केलेज नामक एंजाइम क्या कर देता है, विघटित मतलब तोड़ देता है, ठीक है। जो भित्ति पाई जाती है केलोज की, उस भित्ति को केलेज एंजाइम क्या करता है, उस भित्ति को तोड़ देता है। और जैसे ही वो भित्ति टूटती है
तो किसका निर्माण हो जाता है वहां पे? पराग कणों का निर्माण। मतलब भित्ति जैसे ही टूटती है तो किसका निर्माण हो जाता है वहां पे? पराग कणों का निर्माण हो जाता है। तो ये जवाब लिखना है इसके अंदर, पराग कणों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, ये जवाब किस में लिखना है? इसके अंदर लिखना है कि पराग कण है उसका निर्माण है वो कैसे होता है। यदि ये पूछा जाता है कि पराग कणों का निर्माण कहाँ होता है, तब अपने को क्या लिखना है? परागकोश के अंदर होता है। सीधा जवाब लिखना है कि पराग कणों का निर्माण कहाँ होता है, तो परागकोश के अंदर होता है। ठीक है, पराग कणों का निर्माण कहाँ होता है, तो किसका कहाँ पे होगा? परागकोश में होगा। ठीक है, अगर ये पूछा जाता है कि पराग कणों का निर्माण कैसे होता है, तो पराग कणों का निर्माण लघु बीजाणुओं के मध्य केलोज की एक भित्ति उपस्थित होती है, जिसे केलेज नामक एंजाइम विघटित कर देता है, जिससे पराग कणों का निर्माण होता है। तो इसके अंदर ये जवाब आप लोगों को लिखना है, जिसके अंदर आपको अच्छे अंक है वो प्राप्त होंगे। अब देखो, ये अपना टॉपिक क्या हुआ? पराग कणों का निर्माण हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? पराग कणों की संरचना कैसे होती है। निर्माण हो गया, निर्माण कहाँ हुआ? परागकोश में। पहले हमने क्या पढ़ा कि नर युग्मकोद्भिद, उसके 3 भाग थे, परागकोश, योजी और पूतंतु। तो ये योजी और पूतंतु इनका ज़्यादा कोई काम नहीं होता है। योजी तो क्या करता है? पूतंतु और परागकोश है उसको जोड़े रखता है। ठीक है, पूतंतु क्या करता है? परागकोश है उसको कहाँ तक जोड़े रखता है? पुष्प तक ही जोड़े रखता है। तो इनका तो केवल इतना ही काम होता है, बाकी मेन काम है वो किसका होता है? परागकोश का होता है। तो परागकोश के बारे में हमने पढ़ा, परागकोश का परिवर्धन कैसे होता है ये हमने पढ़ लिया। कोशिका भित्ति किस प्रकार से बनती है और लघु बीजाणु जनन कोशिका किस प्रकार से बनती है। ठीक है, उसके पश्चात हमने लघु बीजाणु जनन के अंदर चतुष्क बनते हैं, वो किस प्रकार से, कौन कौन से चतुष्क बनते हैं ये हमने पढ़ा। और आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया कि परागकण, जिसका निर्माण कहाँ पे होता है? परागकणों का निर्माण कहाँ हो रहा है? परागकोश के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, परागकणों का निर्माण कहाँ पे हो रहा है? परागकोश के अंदर हो रहा है। तो इन परागकणों का निर्माण कहाँ पे होता है ये हमने पढ़ा कि परागकणों का निर्माण कहाँ पे होगा तो और कैसे होगा ये पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे हम कि परागकोश वो स्फुटित कैसे होगा। जैसे मान लो कि परागकण है, मान लो कि ये संरचना है किसकी? ये संरचना है पुमंग की है। किसकी संरचना है? पुमंग की। इसमें देखो ये भाग है, ये क्या है? परागकोश है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया पूरा, परागकोश क्या होता है ये पढ़ लिया। अब इसके अंदर किसका निर्माण होता है? पराग कणों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पराग कणों का। किसके अंदर होता है? परागकोश के अंदर होता है। तो अब अपना स्टार्ट हुआ है टॉपिक परागकण क्या होता है, कैसे होता है निर्माण, देख लिया हमने। अब हम क्या पढ़ेंगे कि ये परागकण है उसकी संरचना कैसे बनती है, मतलब किस प्रकार का ये बना हुआ होता है। ठीक है, चित्र बना के क्या पढ़ेंगे हम? संरचना पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि ये स्फुटित कैसे होगा, ये परागकण कैसे बाहर निकलेंगे। तो ये बाहर तभी निकलेंगे जब ये परागकोश है वो फट जाएगा। जब परागकोश फटेगा तब क्या होगा कि ये क्या निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और ये फटेगा कब? जब ये परागकण है वो पूर्ण रूप से वृद्धि कर जाएंगे, मतलब बड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। और जैसे जैसे बड़े होंगे तो ये क्या करेगा? इसको फाड़ देगा। इसको क्या करेगा? फाड़ देगा। ठीक है, तो ये इसको फाड़ देगा तो ये परागकोश है ये क्या हो जाएगा? फट जाएगा, या स्फुटित हम बोले, जिससे ये परागकण बाहर निकल जाएगा। ये तो पढ़ेंगे हम नर युग्मकोद्भिद में। उसके बाद में जैसे ही परागकण बाहर निकल के कहाँ पर पहुँचता है? वर्तिकाग्र पर पहुँचता है। तो वर्तिकाग्र पर पहुँचते ही प्रक्रिया कौन सी स्टार्ट हो जाती है? मादा युग्मकोद्भिद की। वर्तिकाग्र पर जैसे ही परागकण पहुँचता है तो उसके साथ में ही कौन सी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है? मादा युग्मकोद्भिद है उसकी प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। तो उसमें हम मादा युग्मकोद्भिद के अंदर अनेक संरचनाएं हम पढ़ेंगे। मादा युग्मकोद्भिद बीजांड है उसकी संरचना कैसे बनती है, और स्त्री कैंसर है कंप्लीट उसकी संरचना किस प्रकार से बनती है। ठीक है, बीजांड है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, पराग नलिका है वो बीजांड के अंदर किस प्रकार से प्रवेश करती है। तो ये कंप्लीट टॉपिक की जो आगे की क्लास से आएगी उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। जैसा पता ही है आप लोगों को कि ऑनलाइन
क्लासें हैं वो नियमित रूप से लग रही हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन ऑनलाइन क्लासों का लाभ उठाइए। ठीक है, आज की अपनी क्लास इतनी थी। याद रखें कि आज की क्लास थी अपनी, उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा कि आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने लघु बीजाणु जनन है उसके बारे में पढ़ा, और परागकणों का निर्माण कहाँ होता है और कैसे होता है। केवल आज की क्लास में हम लोगों ने इतना पढ़ा। आगे की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम आगे और पढ़ेंगे।